रना रना रनु रेना रे 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 नजरिया। श्रोताओं का भोर का चैनल में सुदन चंदोला खाकसार द्वारा एक बार फिर से स्वागत है। सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुशामदीद। मित्रों, आपको मालूम है कि मेरे द्वारा भोर का तारा चैनल में एक सीरीज प्रारंभ की गई है जिसका नाम है अखंड भारत। अब तक मैं इसके 4 सोपान या 4 अध्याय प्रस्तुत कर चुका हूं। पहला था अखंड भारत, दूसरा अखंड भारत खंडित हुआ, तीसरा शेंगेन वीजा और चौथा यूरोपियन यूनियन। आज के सोपान में मैं आपको यूरोप की वास्तविकता से हूं कि किसी समय पहले जो यूरोप आज एक यूरोपियन बनाए हुए है, 27 देशों का यूरोपियन यूनियन है, 5-7 कैंडिडेट स्टेट्स हैं और इसके अलावा शेंगेन वीजा 29 यूरोपीय देशों में चलता है। वो हमेशा से ऐसे एकजुट होकर के काम करने वाले नहीं थे, वरन से वो झगड़ालू स्टेट्स थी, जिसको अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो ये बेलिकोस स्टेट्स थी। तो कुछ बातें मैं वो आपको लोगों को ये बताना चाहूंगा। जब चौथे सोपान में मैंने अपना प्रस्तुतिकरण था यूरोपियन यूनियन के बारे में और उसकी तारीफ की थी, तो मेरे एक मित्र ने उस पर एक कमेंट किया और वो कमेंट मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं कि अखंड भारत के चौथे एपिसोड में आपने जो रास्ता बताया है वह यूरोपियन देशों में लागू होना संभव हुआ है। अखंड भारत में यह तभी संभव होगा जब यहाँ भी धार्मिक रूप से एक मतावलंबी होंगे, अधिकांशतः इस्लामिक या हिंदू। यूरोपियन यूनियन के देश अधिकांश में क्रिश्चियन हैं, आपस में सहिष्णु हैं और इसके अलावा बहुत कुछ भी। अगर आप पूरा कमेंट्स देखना चाहें तो मेरे चौथे सोपान में मेरे मित्र द्वारा किया गया ये कमेंट देख सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे ये कमेंट बहुत अच्छा लगा। भले ही मेरे मत के विरुद्ध कमेंट था, लेकिन जब हम अपनी मत वैभिन्नताओं को सामने रखते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, तब कहीं हम एक मतैक्य पर आते हैं जो कि कमोवेश सही होता है और एक हम सही निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे चाहूंगा कि मैं जो प्रस्तुतिकरण आपके सामने कर रहा हूं, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको पसंद आए तो इस पर कमेंट करें, ना पसंद आए तब भी अपनी नापसंदगी जाहिर करें। तो मित्रों, मैं आपसे यह कहना चाह रहा था कि जो यूरोप आपको आज एकजुट दिखाई देता है वो कभी बहुत पहले एकजुट नहीं था। ईसा के अवतरण से पहले भी और ईसा के अवतरण के बाद भी। अच्छा, सारा यूरोप प्रभु यीशु मसीह को मानता है। प्रभु यीशु जो कि शांति के देवदूत थे, लेकिन ऐसी शांति यूरोप में स्थापित नहीं हो सकी। आपको मालूम है कि यूरोप ने बड़े बड़े युद्ध किए हैं और अपने ही आपस में युद्ध नहीं किए, वरन पूरे संसार को युद्ध की आग में झोंक डाला है। ये यूरोप का इतिहास रहा है। दूसरा विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक लड़ा गया और खाली यूरोप की भूमि पर नहीं, वरन लगभग पूरी दुनिया की भूमि पर जो लड़ा गया, उसने 5 करोड़ लोगों की जानें ली, जिनमें 2 करोड़ 70 लाख तो युद्ध के मैदान में खेत रहे, यानी युद्ध के मैदान में मारे गए, और 2 करोड़ 30 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से उसमें मारे गए। इसके अलावा भी जो भुखमरी हुई, जो हिंसा हुई, उससे जो अलग अलग देशों में लोग मारे गए, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको कुछ युद्धों के बारे में ले चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 30 इयर्स ऑफ वॉर के बारे में, जो कि सन 1618 से लेकर के 1648 तक लड़ा गया। और इसके बाद युद्ध स्पेन इस युद्ध में आगे भी रहा। 1659 तक स्पेन और फ्रांस दोनों की लड़ाई चलती रही। तो इतना भयंकर युद्ध ये हुआ था कि जो कि इतिहास में 30 इयर्स ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है।
मित्रों, इसका कारण क्या था 30 इयर्स ऑफ वॉर का, और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो इसका ये हुआ कि यूरोप की जो शक्तिशाली डायनेस्टी थे, एक हैब्सबर्ग डायनेस्टी, जिसका राज्य स्पेन में भी था और ऑस्ट्रिया में भी था और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ओवरसीज कॉलोनीज थी इनकी। कहा जाता है कि स्पेन उस समय, स्पेन का सूरज कभी ढलता ही नहीं है, यानी कहीं ना कहीं सूरज रहता है। उनकी इतनी सारी कॉलोनीज थी यूरोप की, और वो वक्त था 16वीं शताब्दी का, जबकि चार्ल्स फिफ्थ स्पेन के राजा हुआ करते थे। स्पेन के सम्राट में होली रोमन एम्पायर के भी एम्परर थे। तो जब वो चार्ल्स फिफ्थ की उम्र 56 साल की हो गई, तो उनको अचानक कुछ वैराग सूझा और उन्होंने कहा कि मैं क्रिश्चियन मोनेस्ट्री में, जो कि कैथोलिक मोनेस्ट्री ही हुआ करती थी उस समय, वहां मैं रिटायर कर जाऊं। तो अपने 56 साल की उम्र में उन्होंने ये तय किया कि वो स्पेन का राज्य तो अपने बेटे को दे देंगे, और जो ऑस्ट्रिया का राज्य है वो अपने भाई को देंगे। लिहाजा सन 1556 में, उनकी उम्र भी उस समय 56 ही थी, तो सन 1556 में स्पेन का तख्त उन्होंने अपने बेटे फिलिप सेकंड को दिया, और जो ऑस्ट्रिया का साम्राज्य था उसका तख्त उन्होंने फर्डिनेंड फर्स्ट को सौंप दिया, और स्वयं मोनेस्ट्री में रिटायर होकर के चले गए। अब देखिए, हैब्सबर्ग डायनेस्टी अपना बराबर अपना साम्राज्य फैला रही थी, अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही थी यूरोप में, और यूरोप के बाहर के देशों में भी, जैसे मैंने कहा आपसे, ओवरसीज कॉलोनीज में। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपैलिटीज थी, राज्य थे कि जिनको कि बलपूर्वक अपने में मिला लिया गया था। ऐसा ही एक राज्य था बोहेमिया। बोहेमिया की अधिकांश जनता जैक थी, जबकि जो बाकी जो इलाका था वो जर्मनीज का इलाका था और वहां जर्मन पॉपुलेशन रहती थी। लेकिन बोहेमिया में जैक लोग रहते थे, जिसको आजकल हम कहते हैं जैक गणराज्य। उसकी राजधानी तब प्राग हुआ करती थी, आज भी उसकी राजधानी प्राग ही है। तो बोहेमिया, इसी बीच में एक और बात हुई साहब यूरोप में, कि यूरोप धार्मिक आधार पर दो बड़े बड़े धड़ों में बट गया। एक तो हुआ प्रोटेस्टेंट्स और दूसरा हुआ कैथोलिक्स। सन 1521 में क्या हुआ कि पोप ने प्रोटेस्टेंट्स के प्रणेता मार्टिन लूथर को क्रिश्चियनिटी से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन यूरोप के तमाम सारे ऐसे प्रिंसिपैलिटीज थे, तमाम सारे ऐसे देश थे कि जिन्होंने मार्टिन लूथर के द्वारा प्रतिपादित धर्म को मानना स्वीकार किया था। वो क्रिश्चियनिटी के ही अंदर था, लेकिन वो कैथोलिक्स को या पोप को अपना धर्मगुरु नहीं मानते थे। अब बोहेमिया के जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट्स थे, जबकि जो ऑस्ट्रिया का सम्राट थे वो कैथोलिक्स थे और होली रोमन एम्पायर के भी एम्परर थे। यानी उनकी ये जिम्मेदारी थी, कस्टोडियन थे वो कैथोलिज्म के, कि कैथोलिज्म को वो प्रोटेक्ट करें और कैथोलिज्म का वो प्रचार प्रसार करें। अब साहब क्या हुआ, 1618 में एक क्रांति सी हो गई, एक रिवोल्ट हो गया, रिबेलियन हो गया बोहेमिया में। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ कि ये जो यूरोप का जो मेन लैंड था वो मैंने आपको बताया कि दो धड़ों में बंट गया था। तो 1608 में एक यूनियन बन गई, जिसको कहते हैं यूनियन ऑफ प्रोटेस्टेंट्स, और अगले साल 1609 में कैथोलिक्स ने भी मिलकर के कैथोलिक लीग बना दी। अब ये दोनों, कैथोलिक लीग और प्रोटेस्टेंट्स यूनियन, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे, खून के प्यासे थे। 1618 में बोहेमिया की राजधानी प्राग में कैथोलिक नोबल्स एक बैठक कर रहे थे, और उस बैठक में ऐसा प्रोटेस्टेंट्स को लगा कि प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। सन 1618 में क्या हुआ कि जो मैथियास थे, ऑस्ट्रिया के बादशाह थे, उनकी तबीयत खराब हो गई और ये निश्चित था कि अब उनकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होने के बाद फर्डिनेंड सेकंड वो ऑस्ट्रिया के शासक बनेंगे, ऑस्ट्रिया के एम्परर बनेंगे, और साथ में होली रोमन एम्पायर के एम्परर भी वही बनेंगे। बोहेमिया के जो प्रोटेस्टेंट थे उनको ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उनको ये डर था कि फर्डिनेंड सेकंड एक डिवोटेड कैथोलिक हैं, और अगर वो सम्राट बन गए तो प्रोटेस्टेंटिज्म को
साफ कर देंगे, वहां से वो चलने नहीं देंगे उनके राज्य में। तो 1618 में क्या हुआ कि विद्रोह हो गया वहां पर। बोहेमिया के प्रोटेस्टेंट्स ने फर्डिनेंड सेकंड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और कह दिया कि ये हमारे सम्राट नहीं है। इतना ही नहीं, पैलेटिनेट के शासक फ्रेडरिक को आमंत्रित कर दिया। ये पैलेटिनेट साहब पड़ता है लगभग, मैं आपसे कहूं कि फ्रांस, जर्मनी के वेस्ट में और फ्रांस के ईस्ट में, जो कि नॉर्दर्न साइड में है, उत्तरी साइड में है, वहां पर यह पैलेटिनेट पड़ता था। तो पैलेटिनेट के शासक फ्रेडरिक को आमंत्रित कर लिया कि वो आए और बोहेमिया की गद्दी को संभालें। फ्रेडरिक ने स्वीकार कर लिया, फ्रेडरिक आए। लेकिन जब 1619 में फर्डिनेंड सेकंड ऑस्ट्रिया के शासक बने तो उन्होंने बोहेमिया में अपनी सेनाएं भेज दी और फ्रेडरिक को हरा दिया। बोहेमिया पर बुरी तरह से अत्याचार किए जो वहां के प्रोटेस्टेंट्स थे और वहां अपना कैथोलिक का शासन स्थापित कर लिया। अब इसमें क्या हुआ साहब कि प्रोटेस्टेंट्स का बड़ा नुकसान हुआ। प्रोटेस्टेंट्स की संपत्तियां जो थी वो जब्त कर ली गई और फ्रेडरिक एक घुमंतु बन गए। उनका अब पैलेटिनेट में भी शासन नहीं रहा। अब जब इन पर अत्याचार हुए, प्रोटेस्टेंट्स पर अत्याचार होना शुरू हो गया, स्पेन के जो उस समय तत्कालीन शासक थे फिलिप, उन्होंने अटैक कर दिया बेल्जियन हॉलैंड पर। जो उनका हॉलैंड वाला इलाका था उस इलाके पर उन्होंने अटैक कर दिया। जब बेल्जियन हॉलैंड भी प्रोटेस्टेंटिज्म को मानते थे और जब उन पर अटैक हुआ तो उन्होंने एंग्लिकन इंग्लैंड से मदद मांगी। दरअसल इंग्लैंड में भी उस समय एंग्लिकन चर्च की स्थापना हो चुकी थी। सन 1534 में जो इंग्लैंड के शासक थे हेनरी एट्थ, उन्होंने पोप से अपना संबंध तोड़ दिया और अपना एक स्वतंत्र चर्च की उन्होंने घोषणा कर दी जिसके मुखिया वे स्वयं थे। तो उनको भी कैथोलिक से कोई खास स्नेह नहीं था और उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स, जो हॉलैंड के प्रोटेस्टेंट्स थे, नेदरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स थे, उनको मदद देना स्वीकार कर लिया। अब ये सब युद्ध की बात अब शुरू हो गई इसी बीच में। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स अच्छा मुकाबला नहीं कर सके कहीं भी, तो अब वहां पर प्रोटेस्टेंट्स की मदद करने के लिए एक एंट्री हुई सन 1625 में किंगडम ऑफ डेनमार्क और नॉर्वे के शासक क्रिश्चियन फोर्थ, जो लूथरन्स थे, उनके द्वारा इसमें एंट्री होती है और वो अपनी सेनाओं को लेकर के बवेरिया के अंदर प्रवेश करते हैं। वो इस मामले में एंग्लिकन चर्च वाले इंग्लैंड से भी मदद मांगते हैं, सैनिक सहायता मांगते हैं और इससे बवेरिया में वो काफी अंदर तक चले जाते हैं। अब बवेरिया के जो जनरल थे, जनरल टिली, वो एक अपनी मदद के लिए एक फ्रीलांसर को एम्प्लॉय करते हैं जिनका नाम था वॉलस्टीन। वॉलस्टीन के पास एक अच्छी खासी सेना थी, लगभग 50,000 से ऊपर की सेना थी और उनका मुख्य कार्य यह था कि वो लूट मार से जो भी धन हासिल कर सकते थे वो हासिल कर लें। लेकिन इसी बीच में गुस्ताफस एडोल्फस, जो कि स्वीडन के शासक थे, वो अपनी सीमा विस्तार करने लगे। उनके द्वारा कुछ पोलैंड पर भी कब्जा कर लिया गया था और रूस के भी कुछ सीपोर्ट्स पर उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया था। और क्रिश्चियन फोर्थ को यह लगा कि ऐसा न हो कि उनका डेनमार्क और नॉर्वे है, वहां भी स्वीडन के शासक एडोल्फस प्रवेश कर लें। तो उन्होंने जल्दबाजी में एक समझौता कर लिया हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग के साथ, और यह शांति समझौता कहलाता है साहब ल्यूबेक पीस एग्रीमेंट, जो कि 1629 में संपन्न हुआ। लगा कि अब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन साहब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो हैब्सबर्ग डायनेस्टी के ऑस्ट्रिया के शासक थे और कैथोलिक्स थे, उनके द्वारा प्रोटेस्टेंट्स पर अत्याचार करने शुरू कर दिए गए। उनकी बिशपरीज छीन ली गई, उनके चर्च को छीन लिया गया, उनकी चर्च प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया और एक एडिक्ट ऑफ रिस्टिट्यूशन भी कैथोलिक्स ने हासिल कर ली कि जिससे प्रोटेस्टेंट्स के पास जो भी संपत्ति थी वो अपने आप में कैथोलिक्स की हो जानी थी। तो अब इस समय गुस्ताफस एडोल्फस जो स्वीडन के थे और लूथरन थे, वो कैथोलिक नहीं थे, वो लूथरन थे, अपने को ये समझते थे कि वो लूथरन्स के, प्रोटेस्टेंट्स के कस्टोडियन है, उनके रक्षक हैं।
वो आगे बढ़े और बवेरिया से होते हुए वो बवेरिया में आना था उनको, वो सैक्सनी से होते हुए आए। यहां पर उनकी मदद की ब्रेंडनबर्ग ने और सैक्सनी ने। तो जब उनकी सेनाएं नॉर्थ से जर्मनी में घुस रही थी तो वहां पर एक बीच में एक शहर पड़ा साहब कि जिसका नाम था मैग्डेबर्ग। तो मैग्डेबर्ग की सारी जनता प्रोटेस्टेंट थी। टीली ने वहां पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के दौरान बहुत नरसंहार उन्होंने वहां पर मैग्डेबर्ग में किया। वहां से एक नदी, खूबसूरत सी नदी बहती है जिसका नाम एल्ब है, और उस शहर को छोड़ने से पहले शहर में आग लगा दी। तो कहते हैं कि साहब लगभग 20,000 लोग मारे गए, जो कि लगभग सभी प्रोटेस्टेंट्स थे, और इतनी जली हुए शरीर थे कि उन शरीरों को हटाने के लिए, मानव शरीरों को हटाने के लिए उनको पूरा का पूरा एल्ब नदी में गिरा दिया गया। तो ये मैग्डेबर्ग का नरसंहार या मैसेकर ऑफ मैग्डेबर्ग कहलाता है साहब। तो अब इससे प्रोटेस्टेंट्स के दिलो दिमाग में कैथोलिक्स के प्रति बड़ी घृणा भर गई और हैब्सबर्ग के प्रति भी घृणा भर गई। फिर एडोल्फस आगे बढ़े, बवेरिया के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। अब 1632 में साहब दो बातें हो गई। 1632 में क्या हुआ कि जनरल मारे गए युद्ध में, और दूसरी तरफ एडोल्फस भी मारे गए। एडोल्फस का वॉलस्टीन के साथ युद्ध हुआ था। वॉलस्टीन उस युद्ध में पराजित रहे, लेकिन जो एडोल्फस थे, गुस्ताफस एडोल्फस, उनकी उसमें मृत्यु हो गई युद्ध में। आया वर्ष 1634 का, और 1634 में वॉलस्टीन अपने ही आदमियों द्वारा अपने ही कैंप में मार डाले गए। तो अब ये लगा कि चलिए साहब कहीं पर युद्ध की समाप्ति की तरफ बात होगी, क्योंकि जो युद्ध के इच्छुक लोग थे वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। इधर जर्मनी के रहने वाले जितनी भी प्रिंसिपैलिटीज थी, जितने भी आपस में लड़ रहे थे, चाहे प्रोटेस्टेंट्स हो चाहे कैथोलिक्स हो, वो युद्ध से तंग आ चुके थे। जर्मन मेनलैंड्स की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर के यह तय कर लिया गया कि भाई मिलजुल करके रहा जाए और एक संधि कर ली जाए। तो 1635 में प्राग में एक पीस एग्रीमेंट हुआ। इस पीस एग्रीमेंट में यह तय किया गया कि सब लोग ये मानेंगे कि हाँ, ऑस्ट्रिया के शासक सबके शासक हैं, होली रोमन एम्पायर के एम्परर सबके शासक हैं, और जो स्टेट्स हैं वो अपनी सेनाएं नहीं रखेंगी सिवाय सैक्सनी के, और सब लोग एकजुट होकर के जर्मनी में रहेंगे, युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। अब ये चीज साहब कार्डिनल रिशलू को पसंद नहीं आई। अब कार्डिनल रिशलू कौन थे? कार्डिनल रिशलू फ्रांस के तत्कालीन शासक लुई 13 के चीफ मिनिस्टर थे। आप अगर प्राइम मिनिस्टर कहें तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो कार्डिनल रिशलू का उद्देश्य ये था कि यूरोप में फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित किया जाए, और यूरोप में फ्रांस का प्रभुत्व तभी स्थापित हो सकता था जबकि हैब्सबर्ग डायनेस्टी, जो कि ऑस्ट्रिया में भी काबिज थी, होली रोमन एम्पायर में भी काबिज थी, और स्पेन में भी काबिज थी, उसका पतन होता। तो ये युद्ध में कार्डिनल रिशलू प्रवेश कर गए। कहां से कैसे प्रवेश कर गए? पहले उन्होंने अटैक कर दिया स्पेन अधिकृत नेदरलैंड पर, जो कि प्रोटेस्टेंट था, और उस पर अटैक कर लिया। अब स्पेन ने बदले में अटैक किया इन पर भी, इनसे भी लड़ाई शुरू हुई स्पेन की, इसके साथ फ्रांस के साथ, और कार्डिनल रिशलू ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ भी अपना मोर्चा खोल दिया। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है साहब, या कहिए कि मजे की बात यह है कि कार्डिनल रिशलू भी कैथोलिक थे, लेकिन साथ दे रहे थे प्रोटेस्टेंट्स का, और उनके जो आका थे, जो उनके शासक थे लुई 13, वो भी कैथोलिक थे। लेकिन एक कैथोलिक एम्परर के खिलाफ वो प्रोटेस्टेंट्स की मदद कर रहे थे, जो जर्मनी के छोटे मोटे शासक हुआ करते थे। तो अब इधर 1635 में पीस एग्रीमेंट हो गया था उनका, और उससे लगा था कि भाई युद्ध अब समाप्त हो जाएगा। उसमें ये तय कर दिया गया था कि 1627 तक जो चर्च संपत्तियां जिसके अधिकार में थी वो उसी में रहेंगी, चाहे प्रोटेस्टेंट्स के अधिकार में थी चाहे कैथोलिक्स के अंडर में थी, और 40 साल तक ये समझौता रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद मैत्रीपूर्ण भाव से इसमें कुछ अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है तो परिवर्तन
कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कार्डिनल रिस्टू को ये सब कुछ नहीं भाया और 1635 में ही उन्होंने स्पेन के जो स्पेनिश नेदरलैंड था उस पर उन्होंने अटैक कर लिया। स्पेन ने प्रतिकार किया और स्पेन की फौजें लगभग पेरिस के नजदीक पहुंच गई। लगा कि अब पेरिस स्पेन के हाथों में पड़ जाएगा और कार्डिनल रिस्लो का सपना तो क्या, कार्डिनल रिस्लो को खुद ही भाग करके कहीं शरण लेनी पड़ेगी, इस तरह की स्थिति आ गई। लेकिन फ्रांस ने किसी तरह से अपनी राजधानी बचा ली और स्पेन पर पलट करके वॉर कर लिया। अब कार्डिनल रिस्लो एक डिप्लोमेट भी थे। उन्होंने स्पेन के अंदर जो राज्य थे वहां पर उन्होंने रिवोल्ट पैदा कर दिए। ये राज्य था साहब एक कैटालोनिया। कैटालोनिया पड़ता है आज भी स्पेन के पूरब वाले हिस्से में। तो आपको मालूम होगा कि कैटालोनिया का नाम आपने सुना होगा। अभी 2017 में वहां पर एक रेफरेंडम हुआ था और कैटालोनिया के लोगों ने यह कहा था कि साहब कैटालोनिया को आजाद कर दिया जाए। उन्होंने अपने को स्पेन से आजाद करने के पक्ष में रेफरेंडम किया था, मतदान किया था, जो कि स्पेन की गवर्नमेंट ने मानने से मना कर दिया। इसके अलावा एक मिलान था, मिलान में भी किया इसी तरह का। और जो दूसरा नेपल्स एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी थी, वहां भी रिवोल्ट करवा दिया स्पेन के अगेंस्ट। लेकिन सबसे बड़ा रिवोल्ट कहां हुआ? पुर्तगाल में। पुर्तगाल को स्पेन ने सन 1580 में कब्जा कर लिया था और स्पेन ने पुर्तगाल को अपने में मिला लिया था सन 1580 में। अब पुर्तगाल के लोगों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और जॉन फोर्थ को अपना एम्परर घोषित कर दिया कि जॉन फोर्थ हमारे पुर्तगाल के शासक हैं। जॉन फोर्थ वो थे कि जिनके फोर फादर्स को सन 1580 में चार्ल्स फिफ्थ ने अपदस्थ कर दिया था पुर्तगीज राज्य। अब आप देखें कि सन 1637 में होली रोमन एम्पायर के जो एम्परर थे फर्डिनेंड सेकेंड, जो कि ऑस्ट्रिया के भी एम्परर थे, उनकी मृत्यु हो गई। और जो उनके उत्तराधिकारी थे, जो उनके बेटे भी थे, फर्डिनेंड थर्ड, वो लड़ाई के बहुत पक्ष में नहीं थे। ये बात हुई साहब 1637 की। तो वो चाहते थे कि लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन कार्डिनल रिस्लू तो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे और वो चाहते थे कि जब तक इस राजवंश का पतन न हो जाए तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। तो लिहाजा लड़ाई चलती रही। 1641 से ये फर्डिनेंड थर्ड ने रिस्लू के पास अपने संदेश भेजने शुरू कर दिए कि भाई युद्ध समाप्त कर लिया जाए। तब भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ और 1642 में कार्डिनल रिस्लू की मौत हो गई। उनकी मौत युद्ध क्षेत्र में नहीं हुई थी, फ्रांस में ही उनकी मृत्यु हुई। लेकिन कार्डिनल रिस्लू के मृत्यु के उपरांत जो उनके सक्सेसर थे कार्डिनल मजारिन ने और तेज युद्ध कर दिया और अपनी सेनाओं को स्पेन के अगेंस्ट फिर से लामबंद कर दिया। रोक्रॉय में स्पेन की करारी हार हुई सन 1643 में और दूसरी तरफ फ्रांसीसी सेनाओं ने बवेरिया पर भी अटैक कर दिया, जो कि बवेरिया मैं कह रहा हूं कि जो कि बिल्कुल ऑस्ट्रिया के नॉर्थ में पड़ता था और ऑस्ट्रियन एम्पायर के अधीन था। अब यह लगा कि ऑस्ट्रिया भी रिस्लू की सेनाओं के अधीन हो सकता है, तो आनन फानन में ऑस्ट्रिया ने शर्तें मानना स्वीकार कर लिया कि भाई अब संधि कर ली जाए, वरना हम अपने राज्य से भी चले जाएंगे जो हमारा ऑस्ट्रियन एम्पायर है। ये 1646 की। तब 1648 में वेस्टफेलिया, जो कि वेस्टर्न जर्मनी में पड़ता है, उसके दो अलग अलग शहरों में पीस एग्रीमेंट्स हुए, पीस के बारे में बात हुई, जिसको कहा जाता है पीस ऑफ वेस्टफेलिया। और ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन वेस्टफेलिया की जो संधि की शर्तें थी या पीस की जो शर्तें थी, शांति समझौते की जो शर्तें थी, वे स्पेन के अनुकूल नहीं थी। स्पेन ने नहीं माना और स्पेन और फ्रांस दोनों युद्ध में रहे 1659 तक। उसके बाद 1659 में ट्रीटी ऑफ पायरेनीज हुई। स्पेन को बहुत कुछ खोना पड़ा। फ्रांस का प्रभुत्व यूरोप में जम गया और साथ में इंग्लैंड भी प्रभुत्वशील हो गया। एक ऐसा राज्य जिसमें सूरज कभी डूबता नहीं था, वो स्वयं धीरे धीरे करके डूबने की तरफ
चला गया। मित्रों, इतना बुरा हाल हुआ जर्मनी का कि जर्मनी के लोग लूटपाट करके ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस युद्ध के उपरांत ऐसी स्थिति आ गई थी, और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि वो इंसान का मांस खा करके भी जीवन यापन कर रहे थे, यानी मरे हुए इंसानों का मांस खा रहे थे। इतनी बुरी हालत पूरी उस जर्मन मेनलैंड की हो गई। तो ऐसा था यूरोप का एक समय का इतिहास। लेकिन मित्र, जब हम आज की तारीख में देखते हैं तो ये देश फिर से खड़े हो गए हैं। इन लोगों ने अपनी यूनियन बना दी है। ये सभी देश यूरोपियन यूनियन में आते हैं, कमोवेश सभी लोग यूरोपियन यूनियन में आते हैं। नॉर्वे अभी शामिल नहीं अगर हुआ है। आप और यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 पढ़े तो मानव विकास के सूचकांकों के आधार पर आप देखेंगे कि ये देश उस सूची में सबसे ऊपर है, तरक्की याफ्ता है। इन्होंने मानव विकास सूचकांकों को प्राप्त किया है। मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो 7 देश हैं वो कहां पर हैं, वो कौन सा स्थान रखते हैं इस 193 देशों की सूची में। तो आइए देखिए, स्क्रीन पर भी देखें। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे स्थान पर, आइसलैंड तीसरे स्थान पर, डेनमार्क 5वें स्थान पर, स्वीडन 5वें स्थान पर, जर्मनी 7वें स्थान पर, आयरलैंड 7वें स्थान पर, नीदरलैंड 10वें स्थान पर, बेल्जियम 12वें स्थान पर, फिनलैंड 12वें स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड 15वें स्थान पर, ऑस्ट्रिया 22वें स्थान पर, फ्रांस 28वें स्थान पर, इटली 30वें स्थान पर और पुर्तगाल 42वें स्थान पर स्थापित हैं। अब जरा भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ हम लौटें और देखें कि हमारे जो 7 देश हैं जिनका हम यहाँ पर विवेचना कर रहे हैं वो कहाँ कौन सा स्थान रखते हैं। तो आप देखें कि सबसे ऊपर जो देश है वो है श्रीलंका। श्रीलंका का स्थान 78वां। मालदीव जो एक छोटा सा द्वीप देश है 27वें स्थान पर। भूटान 125वें स्थान पर। बांग्लादेश 129वें स्थान पर। नेपाल 145वें स्थान पर। नेपाल 146वें स्थान पर। भारत 134वें स्थान पर और पाकिस्तान भारत से 30 कम 164वें स्थान पर विराजमान है। और कुल देशों की संख्या कितनी है जिसमें इन देशों को लिया गया है? 193। ऐसा अंतर क्यों? यूरोप के देश इतने बड़े बड़े युद्धों को लड़ने के बाद भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद भी आज विश्व के सबसे धनी देश, और हम अभी भी तरक्की की तरफ मुंह लगाए हुए हैं। ऐसा क्यों? शायद ये स्थिति बदल सकती है अगर हम सब लोग भी मिलकर के, भारतीय उपमहाद्वीप के 7 देश मिलकर के भी अपना एक यूनियन बनाए, एक आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल यूनियन बनाए, राजनीतिक यूनियन बनाए और एकजुट होकर के काम करें तो निसंदेह ये भी तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं। मित्रों, इस छोटे से संदेश के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। फिर बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।